तो क्या वाकई अब विश्व युद्ध की तैयारी है या खाका या लिखा जा रहा है कि विश्व युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और बात करेंगे पश्चिम एशिया के हालात को लेकर। बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं शुरुआत। हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। हमला कौन सा? इस्माइल हानिया की जिसमें मौत हुई है। हमले पर ईरानी स्टेट टीवी ने दावा किया आने वाले कुछ घंटों में बड़ा हमला होने वाला है। मीडिया का दावा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। इस्माइल हानिया के बाद ईरानी स्टेट टीवी ने यह दावा किया है आने वाले कुछ घंटों में यह बड़ा हमला होगा और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। ईरान इराक जंग का वीडियो भी इस दौरान दिखाया गया। हमले को लेकर ईरानी मीडिया एक दावा कर रहा है जहां पर ईरान लगातार इसका जिम्मा यानी इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल लीडर की मौत का जिम्मा इजराइल पर डाल रहा है। लेकिन इसके जानकारियां इससे जुड़ी हुई क्या हैं? विनाश के 5 चरण वो भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। ईरानी मीडिया क्या दावा कर रहा है वो तो अलग है। अगली जानकारी हम इजराइल विनाश के 5 चरणों से जुड़ी हुई। ईरान में IRGC टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई, यानी इजराइल के विनाश को लेकर ये ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई है, यानी 2000 किलोमीटर तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं जिससे कि तेहरान और आसपास के इलाकों में हमला ना हो पाए। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर इराक सीरिया से हमले किए जाएंगे। इजराइल पर आखिरी प्रहार करने को अब हिजबुल्लाह भी तैयार है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमेटी जो है उसके टॉप कमांडर्स की बैठक हुई है और उसके टॉप कमांडर्स के जरिए ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनके साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। मेजर जनरल अनुज माथुर, इजराइल इस बात को अभी तक पब्लिकली एक्सेप्ट करता नहीं दिखा है कि इस्माइल हानिया की मौत के पीछे इजराइल का कोवर्ट ऑपरेशन जिम्मेदार रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है ये इजराइल का ही काम है और अब तक का एक्सपीरियंस और मोसाद को लेकर जो जानकारी वर्ल्ड में है उससे इशारा यही मिलता है। क्या ईरान इतना बड़ा खतरा या स्टेप उठा सकता है कि इजराइल के ऊपर एयर अटैक करे? मेजर जनरल मत। देखिए राजीव, इस्माइल हानिया के असैसिनेशन में किसका हाथ है इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इजराइल माना नहीं है इजराइल ने ओपनली, तो उन्होंने मना भी नहीं किया है। और ये बात निश्चित है कि इतने प्रिसिशन के साथ, इतनी एक्सपर्टीज के साथ और इस बात को यकीन करते हुए कि जो टारगेट है सिर्फ वही और वही न्यूट्रलाइज किया जाए और एलिमिनेट किया जाए, ये मोसाद के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और इस दुनिया में इस चीज को करने के काबिल है और में सक्षम है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब प्रश्न ये है कि ईरान क्या करेगा। ईरान देखिए, ईरान के पास कोई चारा नहीं है। अगर ईरान इस समय इसको रिटेलिएट नहीं करता और कोई अच्छा बड़ा एक्शन नहीं करता तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट होगा राजीव ईरान के लिए। और जैसे कि मैं पहले कई दफा कह चुका हूं, जो जब भी लड़ाइयां होती हैं वो 3 फ्रंट पे साइमल्टेनियसली लड़ाइयां होती हैं। पहला फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, दूसरा इकोनॉमिक वॉरफेयर और तीसरा ग्राउंड वॉर। तो ये पहले से ही छिड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर उन्होंने कोई कंक्रीट एक्शन इस किलिंग के खिलाफ नहीं लिया तो उनकी एक बड़ी हार मैं मानूंगा। और तीसरा जहां तक सवाल है ग्राउंड वॉरफेयर का, ग्राउंड पर फिजिकल वॉर, कल भी मैं ये बता रहा था कि लड़ाइयां जो होती हैं, जो आपके पास चीज कितनी है उस पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू हैव। ईरान के पास इतनी सेना है लेकिन वहां जा नहीं सकती। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं लेकिन उनका वो प्रयोग कर नहीं सकता। तो ये निर्भर करता है कि आप कितनी फोर्स पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी ताकत। आपके पास कितनी फोर्स है वो ताकत नहीं। हजार उदाहरण है, अफगानिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, कहीं भी देख लें, बड़े से बड़ी सेना कुछ नहीं कर पाई हासिल
उसकी वजह ये थी कि वो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फोर्स उस पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई आप करेगा। सही कह रहे हैं तो सर। अब आप देखिएगा, आप 1 मिनट और राजीव, जी। जस्ट 130 सेकेंड फॉर। तो अब ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा, कुछ उसमें एडिशनल प्रॉक्सीज को जोड़ेगा, उनको इक्विप करेगा और उनके मार्फत इजराइल के ऊपर हमले बढ़ाएगा। अभी तक जिस तरीके से प्रॉक्सीज के जरिए ईरान ये काम कर रहा था, लगातार हिजबुल्ला की तरफ से हमला हो रहा था इसराइल पर, हूतीज यमन से हमला कर रहे थे और हमास गाजा से हमला कर रहा था, तो कोशिश ईरान अभी भी वही कर रहा था। लेकिन आपने बात सही कही, एक जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो बड़ा सवाल रखता है कि ईरान उस तरीके से प्रिसीजन अटैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी खबर का रुख करता हूं, क्योंकि ईरान ने हमले की बात कह दी है, लिहाजा ईरान के हमले का डर इजराइल में भी देखा जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा में सन्नाटा पसर गया है। इजरायली नेवी ने एलआरएडी का भी टेस्ट कर लिया है। जी हां, इजराइल में भी इसका डर देखा जा रहा है कि अगर ये हमला होता है तो इसे काउंटर कैसे करना है। एलआरएडी का टेस्ट इजरायली नेवी ने किया है। एलआरएडी सिस्टम, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम जिसे कहेंगे। ईरान के हमले के डर से इजराइल में ये नहीं कहा जा रहा है कि इस हमले को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाए कि इजराइल इसका जवाब दे देगा और इजराइल इस सब को किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन इजराइल उसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर चुका है। ईरान ये बात पहले कह चुका है, वो इसका जवाब देगा। ईरान के पास मिसाइल्स की एक रेंज है जो कि 2000 किलोमीटर तक और 1500 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जा सकती है, यानी तेल अवीव, हाइफा या दूसरे शहरों तक सीधा अटैक कर सकता है ईरान। लेकिन वो कितना आसान ईरान के लिए होगा, ये एक अलग बात है, जो आपको तस्वीरें भी मैं ठीक अपने पीछे दिखा रहा हूं। इजरायली नेवी किस तरीके से तैयारी कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ इशारा पहले ही दे दिया था कि हमास के खात्मे से कम पर कुछ संभव नहीं है। और योव गैलेंट, जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया था कि हमास के लीडर्स के पास उधार की सांसें हैं, उनके पास सांसें भी अपनी नहीं हैं। तो इजराइल पर ईरान जो विनाशवाणी करने जा रहा है, वो क्या होने वाला है वो समझिए। इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेगा ईरान, ऐसा कह रहा है। इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका है, लेकिन इस्माइल हानिया ही नहीं, मोहम्मद डेब जो कि आर्मी लीडर, आर्मी हेड था हमास का, उसे भी खत्म किया जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान हमला कर सकता है। शायद ड्रोन से हमलों की आशंका है, जो ईरान का ड्रोन है, और सभी प्रॉक्सी ग्रुप बड़े हमले कर सकते हैं। जैसा मेजर जनरल अभी कह रहे थे कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसके जरिए वो अपनी जमीन तैयार करने की यहां कोशिश करेगा, जिससे बता सके कि उसने एक पलटवार कर दिया है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। खास मेहमानों में अब यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेजर जनरल माथुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल अब आपसे है, ईरान जो कुछ भी कह रहा है या ईरान जो कुछ भी करेगा, उसको प्रिसीजन जाकर अटैक करना होगा तब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की जो रही सही साख है, जो इज्जत है, एक तमाचे की तरह नहीं पड़ी है कि ईरान में अगर रिवोल्यूशनरी गार्ड किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो वीवीआईपी से भी बड़ा वीआईपी माना जाता है। स्टेट को चैलेंज किया गया है इस हत्या के जरिए और ईरान की ताकत को भी चैलेंज किया गया है। जी हाँ, इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से दुनिया भर की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासतौर से इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, वो सारी अचंभित हैं। जनरल माथुर हैं शो पर, मैं भी फौज में था, हम सब आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा लूप होल। और जनरल माथुर के शब्दों में यह प्रिसीजन अटैक था। जी हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इस्माइल हानिया की मौत को अंजाम दिया गया है। इजराइल की मीडिया ने हिंट दिया है कि एक प्रिसीजन रॉकेट मिसाइल से, शॉर्ट रेंज प्रिसीजन रॉकेट मिसाइल, जो कि शायद तेहरान के अंदर से ही फायर किया गया था, उससे इस्माइल हानिया को मार दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान में कुछ अंदरूनी गड़बड़ियां डेफिनेटली हैं। ये लगता है कि आईआरजी जो है वो शायद
जितना इफेक्टिव हम सोचते थे उतना इफेक्टिव नहीं है। एक और चीज संभव है कि ईरान की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है और ईरान की जो आईआरजी है उसमें हमेशा से ही थोड़ी सी अलगाव की भावना थी। ईरान की आर्मी नेवी एयरफोर्स हमेशा से कन्वेंशनल कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस की रही थी, जबकि आईआरजी जो है वो टोटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब पॉलिटिकली सिलेक्टेड हैं। तो दोनों में ही कन्वेंशनल डिफेंस फोर्सेस जो हैं ईरान की और आईआरजी, दोनों में ही थोड़ा विभाजन तो नहीं लेकिन एक दूसरे को फूटी आंख से शायद नहीं देख रहे थे। तो ऐसा भी कयास लगा जा रहा है कि शायद इसी का रिजल्ट है कि सुरक्षा में एक चूक हो गई। अब बात यह है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। हिजबुल्लाह फेल हो गया है, हुती फेल हो गया है। ईरान ने जो अप्रैल के महीने में जो 300 रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे इजराइल पर, वो सारे फेल हो गए। तो इजराइल पर हमला करने के लिए आज की तारीख में ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान कहता है मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन ये सब अनप्रूवन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी रेंज, अगर ये इजराइल तक पहुंच भी गए, एक्यूरेटली गिर भी गए, इनमें है क्या? 250 किलो का वॉरहेड, 500 किलो का वॉरहेड, वो भी एक, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो इनसे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होता। मैं मिग-23 उड़ाता था और एक बार की सॉटी में हम 6 500 किलो के बॉम्ब्स ले 3 टन लोड लेके आते थे दुश्मन पर हमला करने के लिए। मेरे मिग-23 में मैंने 6 500 किलो के बम लेकर फ्लाइंग की हैं। और मैं आपको बताता हूं कि 6 500 किलो के बम जब हम गिराते थे तो दुश्मन का जो इंस्टॉलेशन था उसको सिग्निफिकेंट डैमेज होता था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, टारगेट प्लानिंग में हम लोग दुश्मन के एक टारगेट पर, यानी अगर हमें दुश्मन के हवाई अड्डे को अटैक करना था तो एक मिग-23 6 500 किलो के बॉम्ब लेके हम नहीं जाते थे। प्लानिंग में 8 12 या 24 मिग-23 एक दुश्मन के हवाई अड्डे पर अटैक करते थे। तो आप सोचिए कि अगर 4 मिग-23 दुश्मन के, हमारी प्लान के हिसाब से दुश्मन के एक अड्डे पर जा रहे हैं और चारों में 6 बम लगे तो 24 500 किलो के बम हम गिराते थे दुश्मन के एक हवाई अड्डे को टेम्पररी डैमेज करने के लिए। और जहां पे भारत सरकार कहती थी कि नहीं, परमानेंटली उस हवाई अड्डे को डैमेज करना है, हम 4 मिग-23, लेकिन डेस्परेशन में क्या ऐसा नहीं हो सकता सर? मैं सॉरी आपको रोक रहा हूं, अगर ईरान डेस्परेट हो जाता है तो वो क्या इस तरीके का अटैक नहीं कर सकता कि क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, ऑल द बाउंड्रीज, वो जाकर अटैक कर दे, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना देखा जाएगा क्या होता है। मैं रुक करता हूं आप लोगों का एक बार फिर, क्योंकि दर्शक आपसे बहुत चीजें समझ रहे हैं। ईरान इजराइल जंग होने पर मुस्लिम देशों पर खास नजर है। मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, ये मुस्लिम देश क्या करेंगे, सऊदी अरब क्या करेगा, जॉर्डन क्या करेगा। जी हां, ईरान इजराइल अगर जंग होती है तो ये उम्मा जिसकी बात कही जा रही है, मुस्लिम देशों का ये जो संगठन जिसकी बात की जा रही है, क्या करेंगे। अमेरिका ने क्या कही, इजराइल की रक्षा करने की बात कह दी है। लेबनान, सीरिया, इराक, मलेशिया, यमन, ये अपनी धरती पर हानिया की मौत का बदला जो है क्या उसको लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सऊदी, जॉर्डन और यूएई जैसे देशों पर अब दुनिया की नजर है। सऊदी अरब अमेरिका के पाले में रहता है, जॉर्डन इजराइल के साथ दिखाई पड़ता है। पिछले अटैक में जॉर्डन ने इजराइल की मदद भी की थी। एक ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा देते हैं आपको कि इजराइल के पक्ष में कौन कौन दिखाई पड़ता है। इजराइल से जंग होने पर इजराइल के साथ कौन कौन आएगा। अमेरिका, फ्रांस, कुछ नाटो देश इसके साथ होंगे जो कि एक बड़ी ताकत बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी ताकत बनते हैं यहाँ पर। और इसमें सऊदी अरब का रोल भी अहम रहेगा जो अब तक अमेरिका के साथ बना रहा है। इसमें जॉर्डन का भी रोल अहम रहेगा जो कि इसी इलाके का एक देश है। जॉर्डन कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ड्रोन अटैक में जॉर्डन और इजराइल के बीच के संबंध खुलकर सामने आया था। अब ईरान के साथ कौन है ये भी जान लेते हैं। इन ग्राफिक्स के साथ ईरान के साथ कौन है। चीन है, रूस है, यमन है, लेबनान है, इराक, सीरिया, वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो भी ईरान के साथ इस वक्त रहेंगे। तो चीन, रूस,
यमन, लेबनान, इराक, सीरिया। अब रूस और चीन तो सीधे सीधे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बातों के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगा और उन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विरोध में है। मेजर जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, चीन ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उसने हूती के लीडर्स को बुलाया था, हमास के लीडर्स थे, उसमें हिजबुल्लाह के लीडर्स थे और आसपास के कई सारे लीडर्स को बुला के कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फतेह और हमास की दोस्ती करा दी थी, जो कोई यासिर अराफात का गुट फतेह हुआ करता था। क्या चीन को भी इजराइल ने एक इशारा दिया है कि यू कीप आउट ऑफ दिस, बाहर रहिए इस सारी चीजों से, इजराइल जो कर रहा है वो अपने हक में कर रहा है? तो चीन को भी एक तमाचा पड़ा है क्या इस इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के जरिए? माथुर साहब, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्रिक शब्द इस्तेमाल किया था, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया। ये एक ऐसा अलाइनमेंट उभर के आया है जो कि अपने आप को अमेरिका के और नाटो के और पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभार रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम अरब देशों की बात कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से हूथी और सऊदी अरब में युद्ध चल रहा है, क्योंकि अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं। जॉर्डन जो है वो अमेरिका के साथ है, तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। आप ईरान कितना भी कोशिश कर ले, मुझे लगता नहीं है कि वो इसको एक पूरी तरह से तमाम अरब देश और इजराइल का एक उसके खिलाफ खड़ा कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि राजीव, हम बात कर रहे थे मिसाइल की, इसकी उसकी, पिछले 2.5 साल में कई लाख मिसाइलें आपने यूक्रेन में झोंक दी और क्या असर, क्या रिजल्ट है? सही, आपके 3 बात वहीं के वहीं 1 मिलीमीटर में रशिया आगे नहीं बढ़ा। जो डॉनबास उनके पास था वही है, जो क्रीमिया उनके पास। तो आप रूस जैसा शक्तिशाली पिंजल पता नहीं कौन कौन सी मिसाइलें डाल दी जी, वो कुछ नहीं कर पाए। तो आप ईरान जो डिसीजन होता है वो डिसीजन करने वाली चीज होती है इन्फेंट्री या फुट ऑन ग्राउंड। जब तक आप अपनी सेना लेकर के, जैसे कि इजराइल आज की तारीख में गाजा में घुसा हुआ है, मेजर जनरल माथुर, मैं थोड़ा समय का क्रंच है लेकिन आप लोग के पास आता रहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, जब तक इन्फेंट्री आगे नहीं बढ़ेगी सारी चीजें हवाई ही हैं, वो चाहे मिसाइल हो चाहे एयरफोर्स हो। मैं बात करता हूं बड़ी खबर की, जहां पर इजराइल पर हमले में ईरान की मदद करने की बात रूस ने कही है। याद रखना होगा, ईरान ने भी यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की थी ड्रोन भेजकर। तो ईरान ने कहा है, रूस ने कहा है वो ईरान की मदद करेगा। पुतिन खतरनाक किंजल मिसाइल देंगे, लेकिन वो कितना असर करेगी? क्योंकि मेजर जनरल माथुर बता रहे थे कि किंजल चलने के बाद भी रूस को कोई एडवांसमेंट ज्यादा नहीं मिली है वहां पर। चीन भी ईरान की मदद करेगा, कितनी कर पाएगा देखना होगा। चीन युद्ध में बड़े भूमिका की तरह आएगा, क्योंकि चीन हथियारों का मार्केट कब्जाना चाहता है और उस सब को लेकर बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि किसके लिए रूस के हथियार हैं, ईरान क्या करेगा इस्तेमाल। तो ईरान इस्तेमाल करेगा इन हथियारों का, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन रूस भेजे थे, वो ड्रोन जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया। क्या हिजबुल्लाह हमला करेगा, जैसा प्रॉक्सीज की बात मेजर जनरल माथुर कर रहे थे? क्या ईरान इस्तेमाल करेगा इन चीज़ों को? रूस से हथियार आखिर क्यों आए हैं? रूस ने ईरान को हथियारों की एक भारी खेप पहुंचाई है। बड़े युद्ध के लिए ईरान के अपने हथियार नाकाफी हैं। ईरान को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सप्लाई की हैं रूस ने मजबूत बनाने के लिए, कि अगर ये युद्ध शुरू होता है तो ईरान मजबूत हो। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ वो चीज़ जो ये कहती है कि जब तक ग्राउंड पर एडवांसमेंट नहीं होती है सारी चीज़ें हवाई ही रह जाती हैं। यूके देवनाथ सर, क्या वाकई यही बात होगी? कितना भी दावे कर लें, कितना भी हथियार लेके आ जाएं, ये जो 1500 किलोमीटर की करीब की दूरी है, ईरान खुद को इतना मजबूर समझेगा कि ईरान चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा और इस बात को हमेशा दिल में रखेगा कि उसके यहाँ घुसकर इस्माइल हानिया जो कि स्टेट गेस्ट था उसे खत्म कर दिया गया।
देखिए, इस्माइल हानिया की जो मौत है, इसके बारे में ईरान में अंदर बहुत खलबली मची हुई है। ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस है, उसने काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारियों को, आईआरजी के ऑफिसर्स को और ईरान की आर्मी के ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया है। इससे पता लग रहा है कि ईरान के अंदर जो क्षमता है, वो अंदर से भी थोड़ी बिखरी-बिखरी हुई है। जहाँ तक इज़राइल के ऊपर हमला करने की बात है, कोई भी देश फिलहाल फौजी तौर पर ईरान को मदद नहीं करेगा। रूस जो है, ये समझना पड़ेगा, रूस खुद ही बहुत बुरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। रूस खुद ही दुनिया से इधर-उधर से हथियार, यूएवी, ड्रोन खरीद कर हमला कर रहा है यूक्रेन में। और इतना आपको शायद हास्यास्पद लगे, रूस की सीक्रेट एजेंसीज अभी हांगकांग मार्केट में घूमती हैं, दुबई मार्केट में घूमती हैं, जो खिलौने वाले ड्रोन हैं वो खरीदने के लिए, ताकि रूस की फौज उनका इस्तेमाल यूक्रेन में कर सके। तो ऐसी हालत में कोई भी देश मदद नहीं कर सकता ईरान को फौजी तौर पर। मतलब एक चीज हम इजिप्ट समझ है, सकते हैं सर, आप जो कह रहे हैं कि अगर वो खिलौनों के ड्रोन तलाश रहे हैं, अगर वो इस स्थिति में आ गए हैं, तो जुबानी जमा खर्च जरूर रूस करेगा, लेकिन इससे आगे शायद ही बढ़ पाएगा। और जमीन पर फिलहाल तो हालात में इजराइल का अपर हैंड दिख रहा है, लेकिन उससे पहले कि ईरान कुछ करे, मुझे ये लगता है मेजर माथुर, मैं बस आपका बहुत छोटा रिएक्शन चाहूंगा, मुझे अब सम अप करना है, बहुत छोटा। क्या हिजबुल्ला और हूती खत्म होने वाले हैं? बिल्कुल, हिजबुल्ला और हूती जो है, इजराइल के जो टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड है, जो सुपीरियॉरिटी है, वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है। और अगर हिजबुल्ला और हूती को बाहर से कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आप ये मान लें कि जो हाल आज हमास का है, वही हिजबुल्ला और हूती कौन वाला। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए यूके देवनाथ सर आपका, और मेजर माथुर आपका, आपने समय निकाला अपना कीमती और मेरे दर्शकों को खास जानकारियां दी हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब अरब युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की है। नेतन्याहू को बाइडेन ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। जी हाँ, बाइडेन ने सुरक्षा का भरोसा दिया, नेतन्याहू से बात की, यानी सपोर्ट के लिए हम रेडी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस वहां पर सपोर्ट करेगा। 12 युद्धपोत तैनात कर चुका है और वहां पर अपना बड़ा वॉरशिप पूरी की पूरा भेजा जा चुका है। यहां पर बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की अब इसके साथ अगर बात करें तो बलूचिस्तान का एरिया, जहां पर बंदरगाह शहर ग्वादर में हजारों की तादाद में बलोच समुदाय विरोध प्रदर्शन करने लगा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट मानवाधिकार हनन, युवाओं को गायब किए जाने और इस जगह के संसाधनों के नाजायज दोहन की बात कहते हुए लोग सड़कों पर हैं। रिपोर्ट देखिए। बलूचों का ऐलान जंग, चीन पाकिस्तान से तंग। पाकिस्तान में सड़क पर उतरे बलूच, चीन की उड़ी नींद। चीन के बढ़ते दखल को लेकर बलूचों का विरोध प्रदर्शन। क्या पाकिस्तान के चक्कर में फंस गया चीन? बलूचिस्तान में कोहराम है, ग्वादर में गदर है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बलूच अवाम में भारी नाराजगी है। सड़कों पर जनसैलाब है, हुंकार के नारे हैं, आजादी की मांग है। इन दो तस्वीरों में देखिए कैसे लोगों में आक्रोश चरम पर है और बस एक ही आवाज में सुर बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ सीपैक के नाम पर चीन की मनमानी से बलूचियों में भारी नाराजगी है, तो दूसरी तरफ अपहरण और जुल्म से परेशान बलूचों ने जमकर पाकिस्तानी सेना को कोस रहे हैं और बलूचिस्तान को आजाद कराने की भी हुंकार भर रहे हैं। जिस सीपैक को लेकर पाकिस्तान और चीन खुशी से लबरेज हैं, वही सीपैक अब बलूचियों के लिए जी का जंजाल बन गया है और अब विरोध तेज हो गया है। तो आइए पहले आपको बताते हैं कि सीपैक आखिर है क्या। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिंगजियांग के काशगर से जुड़ेगा। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। ग्वादर से शिंगजियांग जाने वाली सड़क की लंबाई 2442 किलोमीटर है। सीपैक की सड़क पीओके होते हुए शिंगजियांग सीमा में प्रवेश करेगी।
सीपैक से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन होगा। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा। बलूचियों में ग्वादर में गदर मचा रखा है। बलूचियों के मुताबिक संसाधन बलूचिस्तान का है और मौज ले रहे हैं चीन और पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में ना तो विकास हो रहा है, ना विकास करने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट का जोरदार विरोध, मानवाधिकार का हनन का आरोप, बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन हो रहा है। नाजायज दोहन से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। $60 बिलियन का है सीपैक प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है ग्वादर। आर्थिक भू राजनीतिक दोनों दृश्य से बेहद महत्वपूर्ण। तेल, कोयला, सोना जैसे कुदरती संसाधनों का दोहन, तांबा और गैस प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा। जिस तरह से बलूचिस्तान और पीओके में सीपैक को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं चीन के सपने को झटका लग रहा है।